सार संक्षेप विषय विज्ञान। यह अध्यायवार सार संक्षेप आनंद प्रजापति के द्वारा जॉइन फॉर एडुकेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। आइए इस अध्यायवार सार संक्षेप में सबसे पहले जैव प्रक्रम पर विचार करते हैं। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। सपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है। विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांतर में अवशोषित करके शरीर के सभी भागों में भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन से जीवों को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती है। उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम एक प्रकार के संवहन ऊतक हैं। मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में वृक्काणु द्वारा निकाले जाते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में गिरती पंक्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है, या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। आगे अगला अध्याय जो नियंत्रण एवं समन्वय है, इस पर विचार करते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात ऐच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या अनैच्छिक क्रिया तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होता है तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करता है। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। जीव जनन कैसे करते हैं, आइए इस अध्याय पर थोड़ा सा सार संक्षेप पर विचार करते हैं। अन्य प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। यदि हाइड्रा जैसे जीव का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग से पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं। इनमें कुछ मुकुल भी उभर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं, जिसमें संतति उत्पत्ति का केवल एक जीव द्वारा ही होता है या व्यष्टि द्वारा होता है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं।
डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र या तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागन कहते हैं। इसका अनुमान निषेचन द्वारा होता है। यौनारंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरों पर नए बाल का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। मानव में नरजनन तंत्र में वृषणाणु, शुक्राणु वाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग तथा शीशन होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मानव के मदा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री के योनि में स्थानांतरित होता है तथा निषेचन डिंबवाहिनी में होता है। गर्भ निरोधी युक्तियाँ अपनाकर गर्भधारण रोका जा सकता है। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियाँ, कॉपर्टी तथा अन्य युक्तियाँ इसके उदाहरण हैं। आनुवंशिकता एवं जैव विकास जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीव में एक अभिलक्षण ट्रेट के जिन के 2 प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X लड़कियों के लिए तथा Y लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। स्पीशीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बना सकती है अथवा केवल आनुवंशिक विचलन में योगदान देती है। कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं। विभिन्नताओं के भौगोलिक पार्थक्य के कारण स्पष्टीकरण हो सकता है। विकासीय संबंध में जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों के खोजों से हमें अंदाजा होता है कि समय के किस बिंदु पर अजैव पदार्थ ने जीवन की उत्पत्ति की। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीशीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ। जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन यह प्रतीत होता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। तो इस तरह से अध्यायवार सार संक्षेप समाप्त होता है। ऐसा अपेक्षा करते हैं कि यह अध्यायवार सार संक्षेप कक्षा 10 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप हमारे साथ इस अध्यायवार सार संक्षेप के अंतिम वाक्य तक रहे, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।